विकास भदौरिया, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। खबर पक्की है का स्पेशल बुलेटिन आज गुवाहाटी से हो रहा है। 2 चरणों का मतदान लोकसभा के लिए हो चुका है और तीसरे चरण के लिए मतदान 7 मई को होना है। लेकिन आजकल जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है आरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ झूठ को और भ्रम को फैला रही है। इससे पहले कि हम इस पूरे मुद्दे को आपको बताएं, उससे पहले हम आपके सामने रख देते हैं अमित शाह के फेक वीडियो और असली वीडियो में अंतर। कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पर आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दें। उसको फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए कहीं वो आपका भी नुकसान कर देगी, क्योंकि कानून बहुत कड़क है और मैं नहीं चाहता हूं कि निर्दोष नागरिक इसके शिकार हो जाए। फेक वीडियोस की जितनी चर्चा इस चुनाव में है, इसके पहले कभी नहीं थी। कल प्रधानमंत्री ने लोगों को इससे आगाह किया और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। इस स्तर पर पहुंची। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा दोनों वीडियो प्ले करके सुनाए गए, यानी एक वो वीडियो जो असली है और दूसरा वो वीडियो जो छेड़छाड़ करके तैयार किया गया, यानी कि फर्जी है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। आरक्षण का ये मुद्दा पिछले कई दिनों से चर्चा में है। दरअसल कांग्रेस जब ये आरोप लगाती है कि बीजेपी बड़े बहुमत से आकर संविधान को बदल देगी, तब वो आरक्षण की ओर ही इशारा करती है। राहुल गांधी ने फिर एक बार हाथ में संविधान लेकर बीजेपी पर अपने आरोप दोहराए हैं। ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि उसके 400 पार वाले टारगेट को कांग्रेस गलत तरीके से ट्विस्ट दे रही है। संविधान बदलने वाले आरोप पर हमने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, बीजेपी का एक ही मकसद है और वो है देश को मजबूत करना। संविधान बदलने की क्षमता हमारे पास 10 सालों से, 400 पार से पहली बार नहीं आएगी। उनको पूर्ण बहुमत की सरकार की आदत नहीं है। हमारे पास 10 साल से हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, राम मंदिर बनाने में किया और अंग्रेजों के कानून बदलने में। 400 पार देश को मजबूत करने के लिए चाहिए मोदी जी को आशीर्वाद दें। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि आरक्षण जारी रहना चाहिए। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा
या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरक्षण से जुड़े फेक वीडियो के मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन राजनीतिक तापमान इतना ज्यादा है कि लगता नहीं ये मुद्दा इतनी जल्दी ठंडा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर भ्रम कौन फैला रहा है? आखिर इस भ्रम फैलाने का फायदा किसका है? आरक्षण सामाजिक बराबरी का औजार है या फिर राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ चुनावी हथियार? आज़ादी के बाद और आरक्षण के बावजूद क्यों लग रहा है कि इस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर नेताओं की नीयत खराब है? देश एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था के तहत चलता है और लोकतंत्र में आलोचना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव के मौसम में कांग्रेस एक गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की नीयत संविधान को बदलकर लोकतंत्र को तबाह करने की है। कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना चाहती है। लेकिन इसके विरोध में कांग्रेस के खिलाफ भी बेहद मजबूत तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके मौलिक अधिकारों को छीन लिया था, तब क्या संविधान सुरक्षित था? और एक तर्क ये भी कि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में से मुसलमानों को हिस्सा दे देना भला देश हित में किया गया काम कैसे है? इमरजेंसी तो देश की जनता आज भी नहीं भूली है। ये भी देश के संविधान का गला घोंटने जैसा था। इसके साथ ही कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। जब उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने के लिए, सेंधमारी करने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का गठन करके देश भर में संविधान विरोधी कार्य करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बीजेपी का कहना है कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। मोटे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ वो 3 बातें कह रही हैं। पहली बात, कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के जरिए प्रयास किया कि आरक्षण के लिए दलितों और पिछड़ों की श्रेणी में मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। दूसरी बात, बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू होने देगी, वो शुरू से ही इसकी विरोधी रही है। और तीसरी बात, अब कांग्रेस ने दोबारा धार्मिक आरक्षण का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। कर्नाटक से पिछड़ी जाति में सेंध लगाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो SC ST से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया। आगे आपको बताएंगे गृह मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र क्यों किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए कि अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में SC ST और OBC को आरक्षण नहीं मिल रहा है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आइए गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों की तथ्यों के साथ पड़ताल करते हैं कि आखिर इन यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है।
कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि जब वो मुसलमानों के आरक्षण के लिए कोई कदम उठाती है तो वो ऐसा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों में सेंध लगाकर करती है। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के आधार पर यानी अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से देश की पॉलिसी बनाई। पार्टी कहती है कि जब संविधान बन रहा था तब धर्म के आधार पर आरक्षण के प्रावधान का विरोध किया गया। इसके पीछे मूल भावना ये थी कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। लेकिन कांग्रेस ने देश हित के बदले दल हित का ख्याल रखा और मुसलमानों को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ाने लगी। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. बीजेपी का आरोप है कि 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया था। फिर भी वर्ष 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने मुस्लिमों को 7 से 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया और ये तब किया गया जबकि वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 9.5% थी। जाहिर है कोई भी राजनीतिक दल अपने पक्ष को कमजोर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मूल सवाल अब भी कायम है, आरक्षण से फायदा किसे हुआ? मिसाल के तौर पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कोई फायदा हुआ क्या? हमने यहाँ स्टेज पे लिख दी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2007 से 2017 के मुताबिक दलित उत्पीड़न के मामलों में 66% का इजाफा हुआ। इसी तरह साल 2021 से 2022 के बीच इस आंकड़े में 23.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बदलाव हुआ है, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं रुक जाती है। राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से देश की पॉलिसी तय होगी तो फायदा किसे होगा, देश को या दल को? फिलहाल खबर पक्की में ही इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर लगातार जारी है।